दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का कारण है क्या? देखिए, ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण या फिर उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज का कारण ये सभी हैं। दोस्तों जलवायु परिवर्तन के लिए ग्रीन हाउस गैसें, प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से, जबकि ओजोन परत का क्षरण अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतया निम्नलिखित की वजह से होता है। ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है, मानव जनित वायुमंडल प्रदूषण से जलवायु में परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है और ओजोन परत का अवक्षय जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा तार्किक प्रश्न भी है, आप देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये लाभदायक कैसे है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों, ये धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, जिससे कि जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जो हमारे लिए लाभदायक है। वहीं भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण भी है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन या कार्बन फर्टिलाइजेशन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो जानना जरूरी है, कार्बन फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? सही उत्तर है दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि को कार्बन निषेचन या कार्बन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं? आपको बताना है। जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, बिल्कुल सही है। तेल चालित स्वचालितों की संख्या में विस्फोटन, बिल्कुल सही है। सौर धधक में वृद्धि, ये आपका सही नहीं है। और अत्यधिक वनोन्मूलन। तो सही उत्तर है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग, तेल चालित स्वचालित इंजनों की संख्या और अत्यधिक वनोन्मूलन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी क्लाइमेट चेंज के प्रमुख कारक हैं। दोस्तों जलवायु परिवर्तन के दो मुख्य कारक हैं, एक तो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि करने वाले कारक और कार्बन अवशोषण में कमी करने वाले कारक। कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारकों में जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक प्रज्वलन, तेल से चलने वाले वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि आदि आते हैं। इसलिए वायुमंडल में कार्बन का सांद्रण बढ़ रहा है, जो हरित गृह प्रभाव में वृद्धि कर जलवायु को प्रभावित कर रहा है। नासा और अन्य अध्ययन सौर धधक या सोलर फ्लेयर में वृद्धि को जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको सोचने के लिए है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड में से फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में कौन सी गैसें निकलती हैं? तो सही उत्तर ये सभी गैसें 1, 2, 3, 4 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें फसल या जैव मात्रा के जो है दहन से उत्पन्न होती हैं। आप देख लीजिए, धान, गेहूं, गन्ना आदि फसलों के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, मीथेन और नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन, अस्थिर कार्बनिक यौगिक, ओजोन, निलंबित कण, एरोसोल आदि निर्मुक्त होते हैं, जो कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के साथ साथ मानव और जलवायु को भी प्रभावित करते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी गैस जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार है, आपको बताना है। इसमें ऑप्शन आपके नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस है। दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में देखिए कौन कौन सी गैसें आती हैं। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है किसके? तो वैश्विक ऊष्मन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। और वैश्विक ऊष्मन, जिसको ग्लोबल वार्मिंग इंग्लिश में कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि 1950 में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में जहां पर 315 पार्ट्स पर मिलियन के आसपास थी, वहीं पर अब ये मात्रा 415 ppm को पार कर चुकी है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसी तरह बढ़ती रही तो 21वीं सदी पूरी होने तक ये मात्रा करीब कितना 650 से 950 ppm हो जाएगी और पृथ्वी का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है किस गैस की? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? देखिए, भारी वर्षा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या वनों में वृद्धि। तो सही उत्तर है भूमंडलीय तापन का कारण कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। अगला प्रश्न है, किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? 0.02%, 0.03%, 0.04% या फिर 0.05%। तो सही उत्तर है 0.03%। देखिए दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जो कि मौसम पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है, इसके अनुसार प्री इंडस्ट्रियल युग में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 278 ppm यानी 0.03% थी, जिससे वायुमंडल, समुद्र और जीवमंडल आदि के बीच संतुलन बना रहता था। हालांकि मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने से ये प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है और वर्तमान में औसत वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता लगभग 415 ppm से अधिक हो चुकी है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए, धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु और आर्द्रभूमि, इनमें से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं? तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा दोस्तों, तो ये सभी मीथेन के स्रोत हैं। धान के खेत, कोयले की खदानें, घरेलू पशु, ये सभी दोस्तों वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवजन्य स्रोत हैं। जबकि आर्द्रभूमि, दीमक की बाम्बी, समुद्र, हाइड्रेट्स मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग आर्द्रभूमियों से उत्सर्जित होता है। अगला प्रश्न है, मीथेन किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? केवल धान के खेतों से, केवल दीपक की बाम्बी से, ए और बी दोनों से, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है दोस्तों, मीथेन धान के खेत, कोयले की खदान, घरेलू पशुओं की जुगाली करने से, आर्द्रभूमियों से, दीमक की बाम्बी से, समुद्र से, हाइड्रेट से, इन सभी से उत्सर्जित होती है। यहाँ पर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है और भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वो गैस कौन सी है? तो वो मीथेन गैस है। धान के खेत, कोयले की खदान और घरेलू पशुओं के वातावरण में मीथेन उत्सर्जित होता है और मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो भूमंडलीय तापमान वृद्धि से संबद्ध है, वो कौन सी गैस है? क्लोरीन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड? तो देखिए, धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस पूछ रहा है जो भूमंडलीय तापमान वृद्धि से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका मीथेन। मीथेन गैस जो है ये धान के खेतों से उत्पन्न होती है। पशुओं, जुगाली करने वाले जानवरों से भी ये निकलती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभावी स्रोत है? कपास, धान, गन्ना और गेहूं। तो इसमें आप जान लीजिए दोस्तों, कौन सा? ऑप्शन बी, धान। दोस्तों, धान की फसल जो है वो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है और धान के खेत मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है तो वो मीथेन होती है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। इसका स्रोत बायोगैस, जीवाणु अपघटन और जुगाली करने वाले पशु हैं। ये एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि वायु प्रदूषक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती। क्यों? क्योंकि यह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती है, समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं और ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। तो इसमें से कौन सा आपका सही है? तो इसमें आप देखिए दोस्तों, केवल दो सही है। समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, ऑप्शन बी सही है, केवल दो। और दोस्तों, मानवीय गतिविधियों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्पन्न होती है वो वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रुकती, बल्कि समुद्री पादपों या भूमि पर पौधों और मिट्टी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, इसमें फाइकोप्लैंक्टन कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके उसे पादप सामग्री में परिवर्तित कर देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में कौन से कथन आपके सही हैं? देखिए, भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तरी ध्रुवीय टुंड्रा में और समुद्र अधः स्थल में नीचे पाए जाते हैं। और तीसरा है, वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो तीनों ही कथन आपके 1, 2, 3 सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, मीथेन जल के अणुओं से घिरकर निम्न ताप और उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है, जो मीथेन हाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है। ये आर्कटिक यानी उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा सहित अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ के नीचे महाद्वीपीय उपांतों में तलहटी निक्षेप, अंतःस्थलीय गहरे जलीय निकायों और गहरे समुद्री तल विशाल निक्षेपों के रूप में पाई जाती है। भूमंडलीय तापन से मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों में पिघलने का खतरा मंडरा रहा है और इसके पिघलने से वैश्विक तापन और उसके दुष्प्रभाव में और तेजी से वृद्धि होगी। साथ ही मीथेन वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम समय, लगभग 8 से 12 वर्ष तक विद्यमान रहती है और ये ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होती रहती है। तो इस तरह से ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतया वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं? देखिए, चावल की खेती से संबद्ध आवासीय अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तो कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, तो बिल्कुल सही। दोनों ए और 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों, चावल की खेती से संबद्ध अवायवीय परिस्थितियां जो होती हैं वो मीथेन के उत्सर्जन का कारक है और जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं तो खेती की गई मृदा या जुताई की गई मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। दोनों ही कथन सही हैं। आइए अब जान लेते हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस से भूमंडलीय तापन होता है। भूमंडलीय तापन से जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहाँ तेज़ी से पिघलाव होता है और मौसम में तेज़ी से बदलाव होता है, जिससे सागर के तटवर्ती क्षेत्र तेज़ी से डूब रहे हैं और समय के पूर्व आम में बौर आना, लोगों का स्वास्थ्य को प्रभावित होना, आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिम चादर ये वैश्विक तंत्र के परिणाम हैं और इस क्षेत्र में वैश्विक तापन के कारण बर्फ पिघलना एक सामान्य घटना है। प्रश्नों पर आते हैं दोस्तों, भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या क्या हो सकता है? देखिए, सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए, सही नहीं है। हिम नदी द्रवीभूत होने लगी,
समय से पूर्व आम में बौर आने लगे, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। तो 2, 3, 4 भूमंडलीय उष्णता से संबंधित है। सार्वभौमिक संपर्क ग्लोबलाइजेशन से हुआ है, न कि ग्लोबल वार्मिंग से। दोस्तों, भूमंडलीय उष्णता या तापन का प्रभाव हिम क्षेत्रों में तेजी से पिघलती बर्फ के रूप में देखा जा सकता है। मौसम में तेजी से हो रहे जो परिवर्तन हैं, सागर तट के तटवर्ती क्षेत्र तेजी से डूब रहे हैं। स्कैंडिनेविया के अनेक यूरोपीय देश अपने अनेक ऐसे तटों को गंवा चुके हैं। समय से पूर्व आम में बौर आना वैश्विक तापन से संबंधित है और वैश्विक तापन से कहीं न कहीं व्यक्तियों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापमान का प्रभाव है? देखिए, एक है समुद्र जल तल का बढ़ना, हिमनदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना और प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये चारों ही प्रभाव जो हैं आपके जो है वैश्विक ताप वृद्धि के हैं। वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पर जीवन के समक्ष गंभीर चुनौती है। इसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी, प्रवाल भित्ति का विरंजन और चक्रवात, तूफान, बवंडर, बाढ़ और बीमारियों का खतरा और भी बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिमचादर, अमेजन वर्षावन, टैगा या भारतीय मानसून। तो सही उत्तर है आर्कटिक और ग्रीनलैंड के हिमचादर। दोस्तों, आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिमचादर जो हैं वैश्विक तापन से सबसे पहले प्रभावित होने वाले सबसे भंगुर पारिस्थितिक तंत्र हैं। इस क्षेत्र में वैश्विक तापन के कारण बर्फ का पिघलना शेष पृथ्वी को प्रभावित कर रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के परे जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा? देखिए, इसमें है स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा, बिल्कुल सही है। और विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी, ये भी सही है। सभी भूमंडलीय आर्द्रभूमि अस्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी, तो सभी नहीं लुप्त होंगी, कुछ लुप्त होंगी। और अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी, तो ये भी सही नहीं है। 1 और 2 आपके सही हैं, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आईपीसीसी जिसको इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कहा जाता है, उसके द्वारा प्रकाशित एसेसिंग की वल्नरेबिलिटीज एंड रिस्क फॉर क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो विश्व भर में प्रवालों की मोर्टलिटी घटित होगी। यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाता है तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ सकती है? तो देखिए, केवल चक्रवात की, केवल तूफान की, केवल बवंडर की या उपर्युक्त सभी की? तो बिल्कुल सही है उपर्युक्त सभी की। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पर जीवन के समक्ष सबसे गंभीर चुनौती है। आईपीसीसी के अनुसार वैश्विक उष्मन से ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ेगी, समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी, सूखा और बाढ़ की बारंबारता और तीव्रता में वृद्धि होगी, चक्रवात, तूफान, बवंडर आदि की बारंबारता और तीव्रता में वृद्धि इससे होगी ग्लोबल वार्मिंग से। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में जो है पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को प्रदर्शित करता है? तो सही उत्तर है 0.9 डिग्री सेल्सियस। आप जान लीजिए 1900 के बाद दोस्तों पृथ्वी के औसत तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि हुई है, जिसमें अधिकांश वृद्धि वर्ष 1975 के बाद देखी गई है। ऑप्शन डी आपका निकटतम उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई थी आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना हो जाएगा? तो आप जान लीजिए दोस्तों, अगर जो ग्रीन हाउस प्रभाव न होता पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, तो पृथ्वी के सतह का या भू सतह का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता। हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस या 0.4 फ़ारेनहाइट होता। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी महासागर में का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा। पहला है कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल सही है। और दूसरा, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा, ये सही नहीं है। देखिए, केवल 1 और 2 आपके सही हैं। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक जो है फाइटोप्लैंक्टन किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाएगा तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पादप प्लवक का सागर में वही महत्व है जो स्थल पर घासों का होता है, इसलिए इससे महासागर की खाद्य श्रृंखला का प्रभावित होना स्वाभाविक है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि ग्लोबल ताप वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। पहला कथन है कि ग्लोबल ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यदि ग्लोबल ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वर्ष 2017 तक समुद्र की सतह 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है, ये सही नहीं है। विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे और ये संभावना है कि वर्ष 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने के इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो 1, 3 और 4 आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों, आईपीसीसी या जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जो है उसकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 और 2100 के मध्य तापमान में 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान है और इस वैश्विक ताप वृद्धि के परिणामस्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों सहित विश्व के 144 से 142 पर्वतीय हिमटोपियों के पिघलने की आशंका है, जिससे समुद्र सतह में वृद्धि अवश्यंभावी है। आईपीसीसी के अनुसार 1990 से 2100 के बीच समुद्र सतह में 0.33 से 0.45 मीटर वृद्धि का अनुमान है, न कि 1 मीटर का। और फिजी में समुद्र तल में वृद्धि दर 0.15 मीटर या 6 इंच प्रतिवर्ष है। इससे फिजी के डूबने का संकट आसन्न है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। समसामयिक घटना चक्र सामान्य अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हमने ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और इनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हमने उनकी स्पष्ट व्याख्या या महत्वपूर्ण व्याख्या भी की, ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ जाएं और कुछ अन्य तथ्य जो परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं वो आपको समझ में आ जाएं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।